हेलो और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स, ट्रिक्स और इंटेलिजेंट गैसेस की जो आपको एग्ज़ाम में पेपर को लिमिटेड टाइम पीरियड में सॉल्व करने में तो मदद करेंगी ही, दूसरा आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद करेंगी। जैसा उत्तराखंड में पेपर का नेचर चेंज हो रहा है और उसका हमने 9 जुलाई को जो पेपर हुआ था बीडीओ बीपीडीओ ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें देख लिया है कि कैसा पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न इम्प्रूव हो रहा है, टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। ये पैटर्न बेसिकली यूपी पीसीएस और यूपीएससी का है। तो ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते रहे हैं आज तक। तो अब उत्तराखंड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इस पैटर्न को हैंडल करने के कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको स्कोर करने में तो काफ़ी मदद करेंगे। दूसरा, लिमिटेड टाइम पीरियड में जो ऐसे एनालिटिकल और लेंथी पेपर को होता है उसको भी सॉल्व करने के लिए काफ़ी मदद करेंगी। बेसिकली हमें समझना ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कैंडिडेट जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहा है वो सारे क्वेश्चंस नहीं जानता है। तो ऐसे में अपने स्कोर जब को इम्प्रूव करके वहाँ तक ले जाना होता है, जैसे कट ऑफ 70, 75, 80 तक पहुँच जाती है। तो अगर कोई एवरेज कैंडिडेट 55-60 का स्कोर कर रहा है, 50 का स्कोर कर रहा है, तो वो अपने स्कोर को कहाँ इन ट्रिक्स और टेक्निक की मदद से कैसे 60 को 70-75 में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि आपको ये इंटेलिजेंट गेस तो मारने ही पड़ेंगे। विदाउट इसके ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 75 और 70 क्वेश्चन के सही आंसर जानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के नहीं जा सकते ना। तो ऐसे में आपको अपने इंटेलिजेंट गैसेस का यूज़ करना होगा, अपने रिलेटिव नॉलेज का यूज़ करना होगा। इन तरीक़ों से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 9 जुलाई 2023 को जो बीडीओ बीपीडीओ ग्रेजुएट लेवल का यूके ट्रिपल एससी में हुआ था वो है। और इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, श्रृंग शब्द की सही वर्तनी विश्लेषण है। देखिए ये क्वेश्चन जो पंचमाक्षर है उस टॉपिक का है। तो यहाँ से हमें देखते हैं कि यहाँ पे अंक की बिंदी की नहीं, उच्चारण में हमें अंग की बिंदी में मालूम पड़ रही है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अंक की बिंदी वाले 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, सी और डी। जैसे ही हम ऑप्शन ए, सी और डी को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन बी बचता है। यही हमारा राइट आंसर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, सूची ए को सूची बी के साथ सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें पहले राइटर का नाम दे रखा है मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध की काफ़ी फेमस रचना है चाँद का मुँह टेढ़ा है। चाँद का मुँह टेढ़ा है। तो जैसे ही हम ए को 3 के साथ मैच करते हैं तो हमारा 3 जो है कॉम है, जो 3 है वो ऑप्शन सी में ही है। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो अपने आप ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप सीधे ऑप्शन सी तक पहुंच सकते थे। पर ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली आप ऐसा कीजिए कि आप सारे ऑप्शंस को मैच करा लीजिए, ताकि गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएं। जैसे ही आप मुक्तिबोध के चाँद का मुँह टेढ़ा है को मैच करेंगे, माखनलाल की चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, निराला जी की बादल राग और जयशंकर प्रसाद के आंसू। अब आप पूरा आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है वर्च्य व्यंजन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन तो जो फैक्चुअल होते हैं वो तो याद करके ही जाना ही पड़ता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रियश्री या आदरणीय माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं या आधिकारिक पत्र होते हैं उनमें बेसिकली इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे क्या कहते हैं, प्रियश्री, महोदय, आदरणीय। तो इन शब्दों का प्रयोग केवल अर्धशासकीय पत्रों में ही किया जा सकता है। तो आपको ये ऑप्शन, आप यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन 5 है, इसमें कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए जो अनंत शब्द है इसमें अन प्लस अंत बन रहा है, यानी कि अन जो है यहाँ पे अन उपसर्ग है। उत्पीड़न में उत उपसर्ग है। और आदरणीय में कोई भी उपसर्ग बन नहीं रहा है। देखिए आप अगर इसको संधि विच्छेद भी करेंगे तो आ प्लस धरणीय भी कोई शब्द नहीं होता है, अ प्लस अधरणीय शब्द भी कोई नहीं होता है। और असावधान में
अ प्लस सावधान। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ये मिलान वाले क्वेश्चन जो होते हैं इस बार काफ़ी पूछे गए हैं और भविष्य में भी काफ़ी और पूछे जा सकते हैं, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऐसे में आप देखिए कि अगर आपका पहले ऑप्शन को मिलाइए, अगर पहला नहीं आ रहा तो दूसरे को मिलाइए, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरे को मिलाइए, और उसके हिसाब से देखते जाइए कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जैसे हमने इंद्र का पर्यायवाची होता है हमारा वज्रपाणी, और जैसे हमने मैच किया इंद्र का वन का 3 के साथ, तो हम देखते हैं कि 3 केवल ऑप्शन ए में है, तो हम यहाँ से ही अपने पहले ही आंसर के साथ अपना पहले ही ऑप्शन के साथ अपना आंसर मैच कर सकते हैं, और दूसरे तीसरे चौथे तक तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। इससे काफ़ी टाइम बचता है, पर बेसिकली हमें देख लेना चाहिए और भी ऑप्शन, एक दो ऑप्शन जो अगर आ रहे हैं तो उनको मैच करा लेना चाहिए, ताकि इससे गलती होने की संभावना आपकी कम हो जाए। कामदेव का मकरध्वज होता है, गंगा का जाह्नवी होता है, दुर्गा का अपर्णा होता है, और ये गंगा का जाह्नवी जो पर्यायवाची है, यूके ट्रिपल एस सी का काफ़ी फेवरेट रहा है, 2-3 बार पूछ चुके हैं इससे पहले। तो आपको गंगा के पर्यायवाची और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस सी में पूछे ही जाते हैं, तो मैं अभी आगे भी और वीडियो लेके आऊँगा, तो उनमें बताऊँगा कि ये क्वेश्चन तो छोड़ के जाने ही नहीं है, ये टॉपिक्स तो क्यों नहीं छोड़ के जाने हैं, क्योंकि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस सी हमेशा ही इन टॉपिक्स को अपनी रडार पर रखता है और वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं भी आता है तो आप समझिए कि चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों से संबंधित पिक्चर है ये, और दाजू शब्द जो होता है कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के, दाजू शब्द का जो प्रयोग होता है वो बड़े भाई के लिए होता है। अब बच्चे पे फिल्म बनी है, उसका नाम दाजू से रिलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि कोई बच्चा अगर वो ख़राब स्थिति में होगा या बुरी स्थिति में होगा या चाहे अच्छी स्थिति में होगा, तो अपने से बड़े को दाजू नाम से ही बुलाएगा। तो अगर ये बच्चे पे बनी है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि दाजू इसका नाम हो। तो ऐसे में अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इंटेलिजेंट गैस यहाँ पे मार सकते हैं। देखिए, इंटेलिजेंट गैस का मतलब ये होता है कि आप 100% तो नहीं कह सकते कि ये आंसर सही होगा, पर काफ़ी हद तक आपकी 50, 60, 70% संभावना होती है कि ये आंसर सही होगा। तो ऐसे में आप इंटेलिजेंट गैस का प्रयोग करके इस आंसर तक पहुँच सकते थे। 8वां क्वेश्चन जो है, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है। तो हमें पता ही है जो उत्तर भारतीय भाषाएं हैं और हिंदी है, चाहे अन्य कोई भाषा है, गढ़वाली कुमाऊनी बोली है, जौनसारी बोली है, ये सब देवनागरी इनकी लिपि है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर देवनागरिक होगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, खाणहू नह गेठी कमर लागी पेटी। मतलब इसमें देखिए कि वैसे तो ये कुमाऊनी भाषा की कहावत है, पर अगर आपको नहीं आता है तो आप इससे कुछ इंटेलिजेंट गैस, कुछ रिलेटिव नॉलेज का यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको समझना होगा, कोई कहावत, लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग क्यों होता है। वो किसी गंभीर बात को और चमत्कारी तरीके से कहने के लिए होता है, ताकि उसका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, जो सामने वाला हो उसके ब्रेन पे काफ़ी गहराई तक पड़े, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचे। तो ऐसे में देखिए कि अब जो ये है, खाहूँ नह गेठी कमर लागी पेटी, तो इसमें नहीं शब्द आ रहा है ना, न आ रहा है, न आ रहा है, तो इसका मतलब काफ़ी हद तक नहीं है। जब नहीं है तो आप देखिए कि नकारात्मक कहाँ पे दिख रहा है आपको। नकारात्मक आपको जो अर्थ मिल रहा है वो झूठी शान दिखाना, कि झूठा यानी कि नकारात्मक। बाकी खाने के लिए कमर पर कसना, खाने के लिए दर दर भटकना, अच्छा खाना, पेट भर खाना, ये काफ़ी नॉर्मल से ऑप्शन लग रहे हैं। यही जो ऑप्शन लग रहा है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो ऐसे भी आप इंटेलिजेंट गैस या अपने रिलेटिव नॉलेज का प्रयोग करके इस आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए, निरोग वाला जो है, निधन रोग का, ये तो आपको निरोग ही इसका सही आंसर है, क्योंकि ये विसर्ग संधि है, तो ये चेंज होके बड़ी ई की मात्रा में चेंज हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है
ये डिलीट कर दिया है आयोग ने, तो इस पर डिस्कस करके ज़्यादा फायदा है नहीं, और ना ही ये क्वेश्चन रिलेट होगा। पर फिर भी आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी होगी, अब आयोग जो है, चाहे वो यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, वो उत्तराखंड की बोली भाषाओं से काफ़ी गहराई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको भविष्य में भी इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। इस टॉपिक को, चाहे वो गढ़वाली भाषा हो, कुमाऊनी भाषा हो या जौनसारी भाषा हो, तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब 12वां क्वेश्चन है, सी बदन सम हिमकर नाही। इसमें तो प्रतीप अलंकार है। आपको अलंकार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अब यहाँ पे हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाया तो नहीं जा सकता। अगला जो कुमाऊनी लोकोक्ति है, ताते खाऊं ज्यूं मरूं, यानी कि मतलब गर्म खाना खा, जो जिसके लिए बोला जा रहा है वो गर्म खाना खा रहा है, उसको ये पता नहीं है कि चाहे वो उसके बाद जिंदा रहे या मर जाए। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली उतावलापन है एक प्रकार से, कि आगे पीछे का नहीं देख रहा और सीधे काम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो तात्ते खाऊं ज्यूं मरूं का है प्रत्येक कार्य में उतावली करना। तो आप ऐसे रिलेटिव नॉलेज का अपना प्रयोग करके इन आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि इसके ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं, तात्ते खाऊं ज्यूं मरूं, गर्म भोजन खाना, तात्ते खाऊं ज्यूं मरूं। तो गर्म भोजन खाना, इससे कोई एक नॉर्मल सा लग रहा है, इसके लिए कोई लोकोक्ति क्यों ही बनाएगा। खाते समय जीभ जलना, ये भी इसका अप्रोप्रिएट नहीं है। जल्दी जल्दी खाना खाना, ये तो कहीं से भी इससे साथ रिलेटिव लग ही नहीं रहा है। जल्दी जल्दी खाना, इन चीज़ों के लिए कोई क्यों ही लोकोक्ति बनाएगा, आपको ये समझना है। और जो प्रत्येक कार्य में उतावली करना, मतलब लग रहा है ना कि काफ़ी गहराई से किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो लोकोक्तियों का जो बेसिकली काम होता है वो यही है कि सबकॉन्शियस माइंड में या सामने वाले को काफ़ी गहराई से प्रभावित करना। तो इस पूरे ऑप्शन को पढ़ के लग रहा है कि गहराई से प्रभावित करने के लिए बोला गया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, सिंह पिल्योणा मुहावरे का अर्थ क्या है। ये शायद गढ़वाली लोकोक्ति है। तो सिंह बेसिकली किसी जानवर के पास क्यों होते हैं, वो उसे एक हथियार के तौर पर प्रयोग करता है, अपने आप को बचाने के लिए प्रयोग करता है। तो आप यहाँ से भी इस चीज़ का प्रयोग करके, इस नॉलेज का प्रयोग करके निकाल सकते हैं कि आंसर, सिंह तो दुश्मन को मारने के लिए प्रयोग करेगा, तो मित्रता से संबंधित तो ये चीज़ होगी नहीं रिलेटेड, मित्रता से रिलेटेड। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत, क्योंकि सिंह, अब और पिलुणा का मतलब होता है कि सिंह को तेज करना, सिंह को तेज करना। अब उस मित्रता बढ़ाने के लिए, तो किसी के साथ मित्रता संबंध बढ़ाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, तो अपने सिंह को तेज करेगा नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। दूसरा, फिर सिंह और चलने का कोई संबंध नहीं है नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर चलता तो पैर से चलता, तो पैर से संबंधित या फिर हाथ से संबंधित कोई मुहावरा बनता या लोकोक्ति बनती। तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं नज़र आ रहा है इसमें। हाँ, अब दुश्मन के साथ लड़ाई ही कर सकता है, तो लड़ाई के लिए तैयार करना, ये काफ़ी हद तक सही आंसर है, और यही सही आंसर है। प्रतिज्ञा लेना भी काफ़ी नज़दीक का इसका आंसर नहीं लग रहा है। तो आप इंटेलिजेंट के गैस के थ्रू लड़ाई के लिए तैयार होना, इस ऑप्शन पे जा सकते थे, और काफ़ी हद तक संभावना बनती है कि आपका ये आंसर सही होता, और सही होता है क्या, यही आंसर सही था इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता था। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो सीधे सिद्धार्थ ही था। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो आपका 16वां क्वेश्चन है वो है, वो है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को और 2 को। तो जो सूची 1 में दे रखे हैं, ये लोकेशंस दे रखी हैं उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र की, खासतौर पे पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा चंपावत की। और दूसरी तरफ उनकी वहाँ की जो कुमाऊनी भाषा है उसमें भी वेरिएशन है। तो कौन सी कुमाऊनी भाषा का वहाँ प्रयोग होता है। तो इसके लिए अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें, हमें बारामंडल, पिथौरागढ़, डीडीहाट, काली कुमाऊं ये क्षेत्र दिए हैं।
हमें काली कुमाऊँ नाम हमने काफ़ी सुना होगा उत्तराखंड की तैयारी के दौरान। तो हम देखते हैं कि काली कुमाऊँ का क्षेत्र जो है वो चंपावत को कहा जाता है। तो काली कुमाऊँ और कुमाई काफ़ी सिमिलरिटीज़ लग रही हैं इनके नाम में। तो कोई भी भाषा क्षेत्र का नाम रखना होता है तो जो क्षेत्र के नाम के हिसाब से ही भाषा का नाम रख दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम जैसे ही ऑप्शन डी को मैच कराते हैं, ऑप्शन डी को हमने मैच कराया 1 के साथ, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन डी में 1 कहाँ कहाँ पे है। एक तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, और तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी और जो डी है वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पिथौरागढ़ को शोर घाटी कहते हैं। शोर घाटी कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की भाषा का नाम काफ़ी हद तक शोर से संबंधित हो, तो शोरियाली हमारी भाषा हो जाती है। और देखते हैं कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए थे, ए और सी। इसमें जो ख में है 3 वो केवल इसी में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए में ही ख में 3 है, तो ऑप्शन सी में तो नहीं है ये, ख जो है वो यहाँ पे है। तो हम इससे यहाँ पे ऑप्शन ए पे पहुँच सकते थे। तो आपको जब सारे आंसर्स या सारे ऑप्शंस नहीं भी पता होते हैं तो आप ट्रिक्स और इन टेक्निक्स को यूज करके आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस तो जानना आसान होता नहीं है, तो इन ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज कीजिए और फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक आपको इन पेपरों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसमें देखिए शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो ये वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने घर जाना था, तो ये तो काफ़ी सुनने में ही अजीब सा शब्द लग रहा है, मैंने घर जाना था। इसकी जगह होता है मुझे घर जाना था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, ये आहार शब्द में जो है वो त्रुटि है। यहाँ पे आहार होता है, आहार कोई शब्द नहीं होता है भोजन के परिप्रेक्ष्य में। जो ऑप्शन सी है उसमें है अपने वचन पर स्थायी रहो। स्थायी रहो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, काफ़ी मतलब उतना सही लग नहीं रहा है इस पूरे वाक्य में। तो अपने वचन पर अटल रहो, यहाँ पे एक सही शब्द का प्रयोग होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। ऐसे में केवल आपके पास डी ऑप्शन बचता है, जो सही ऑप्शन भी था और सही आंसर भी है, भट्टी में ईंधन नहीं था। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, बेमेल विकल्प का चयन करना है। देखिए, ये कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषाओं के और जौनसारी भाषाओं के शब्द काफ़ी जो एक ही तरीके की चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उस हिसाब से पूछा गया था। तो पर्स, मोह, मैल, थॉप, ये सब गोबर के लिए यूज होते हैं। ईज, मातारी, मस्तारी, मैं, ये सब माँ के लिए यूज होते हैं। ये जो आपका ऑप्शन सी है, घ्वग, काकुनी, जुनौल, भुट, ये सब भुट्टे के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और जो ये है ऑप्शन सी में है, कुल्हाड़ी, रमट, बांसकट, ये सब कुल्हाड़, रमट, बड़काट, ये सब कुल्हाड़ी के लिए यूज होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो काटने के लिए यूज होती हैं। और जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, ठेकी। ठेकी जो होता है एक लकड़ी का बर्तन टाइप का होता है, लकड़ी का बना हुआ, जिसका उपयोग गाँव में अभी भी पहाड़ी गाँव में दही रखने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि हमें बेमेल विकल्प चुनना है। इसमें सारे ऑप्शन एक जैसे नहीं है, पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के, ठेकी अलग है और बाकी तीनों कुल्हाड़ी के पर्यायवाची हैं। और हमारा जो 19वां क्वेश्चन है, इसमें विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। देखिए, विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। अचार और आचार कोई भी पर्याय विलोम शब्द नहीं बनाते हैं। केसर और केसर भी कोई विलोम शब्द नहीं। कोस और कोस, ये भी कोई ऐसे शब्द नहीं बनाते हैं। ये श्रुति समभिन्नार्थक हैं ये शब्द। और जो अभिज्ञ हैं और अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द है, वो विलोम शब्द का युग्म बनाता है। अभिज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, अनभिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता है। तो ये विलोम शब्द का पेयर बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें जो हमसे क्वेश्चन दिया गया है हमें उसमें कथन दिए गए हैं, और उन कथनों के हिसाब से परीक्षण करके हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं। ठीक है, ये टिपिकल यूपीएससी और पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मेट वही है।
तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों को समझ के भावी जो अभी भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ भी इनको यूज़ करके आप PCS प्री और क्या कहते हैं ग्रुप सी के इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं इसका पहला जो कथन है, भाषा और बोली दोनों एक हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि भाषा और बोली दोनों एक हैं? भाषा और दोनों बोली एक ही होते तो फिर दूसरे को बनाते ही क्यों? जब दोनों एक ही होते तो दूसरे का यूज ही क्या है? तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट किया जा सकता है। अब भाषा और बोली दोनों एक होते तो फिर एक ही रहता ना, दूसरा तो फिर हट ही जाता, या फिर भाषा होती या फिर बोली होती, एक ही होते तो। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। जैसे ही हम इसको गलत करते हैं तो हमारा अब इसमें दिया है कथन एक सही है ऑप्शन ए में, तो ये गलत हो जाता है। जहाँ भी दिया होगा कथन एक सही है तो उसको हम गलत कर देंगे। ठीक है, कथन एक और दो दोनों सही हैं, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। जो हमारा अब बचते हैं दो ऑप्शन। अब काफ़ी आसान लग रहा है ना कि 50-50 भी किया जा सकता है, पर हम फिर भी दूसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं और फिर आगे आंसर तक पहुँचते हैं। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, तो ये तो सही बात है कि बोली विकसित होकर ही भाषा बन जाती है। पहले बोली होती है, फिर भाषा, फिर भाषा बनती है, फिर भाषा बनती है। तो ये ऑप्शन कथन टू सही है। ऐसे में हम अगर देखेंगे कि दोनों कथन गलत हैं, कहाँ पे आ रहा है हमें ऑप्शन डी में, तो हम इसको भी काट सकते हैं और अपना आंसर सी तक पहुँच सके। कथन एक गलत है और कथन दो सही है। अब हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में पहुंचते हैं, और ये टेक्निक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज होंगी, क्योंकि जीएस वाले पोर्शन को आप एक रीजनिंग की तरह से भी ले सकते हैं, और इन टेक्निक्स का यूज करके आप 50-50 तक पहुंच सकते हैं कभी कभी, और 50-50 में फिर आप इंटेलिजेंट गैस या फिर तुक्के का प्रयोग कर सकते हैं और अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित है। जो 1853 का जो अधिनियम है उसमें बोला गया है कि क्या उसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी? नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता अगर आपको पता हो तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी 1935 के अधिनियम में, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। और अगर हम बात करें 1919 के, ऑप्शन ए गलत हो जाता है हमारा। अगर हम बात करें 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की बात करता है, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 1935 का अधिनियम ही है जो केंद्र स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था की बात करता है, और 1935 का अधिनियम द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करता है केंद्र स्तर पर। तो ये भी गलत है, क्योंकि 1935 का अधिनियम जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करता है। ये ऑप्शन गलत है, और क्योंकि ये 1919 में ही हो गया था, 1919 के अधिनियम में ही केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात हो चुकी थी और उसे लागू भी कर दिया गया था। तो हमारा सीधा ऑप्शन बी बचता है राइट आंसर, कि 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था, यही सही है। तो इस प्रकार से हम इस आंसर तक पहुंच सकते थे। 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? खाद्य वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस भी कहते हैं, भारतीय खाद्य निगम, समेकित बाल विकास सेवाएं, आईसीडीएस जिसे बोलते हैं, मिड डे मील दोपहर भोजन कार्यक्रम। अगर हम इसमें देखें तो जो भारतीय खाद्य निगम है, सेकंड वाला, ये एक इंस्टीट्यूशन है। अगर हम इंस्टीट्यूशन को इसमें से एलिमिनेट कर दें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें 2 नहीं है और बाकी तीनों 1, 3 और 4 हैं। ये हमारी स्कीम है, ये हमारी स्कीम है और ये भी हमारी स्कीम है। तो एक रिलेटिव नॉलेज और इंटेलिजेंट गैस के थ्रू हम अपने आंसर तक इस क्वेश्चन में पहुंच सकते थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है G20 देशों में के सही संयोजन को चुनें। तो हम देखते हैं कि G20 में जो छोटे देश हैं वो नहीं है। G20 जो ग्रुपिंग है वो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो जिनकी इकोनॉमी तेज़ी से डेवलप हो रही है, बड़े इकोनॉमिक कंट्रीज़ जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं G7 वो इसमें शामिल हैं। तो इस हिसाब से देखें तो
पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है तो हमारा ऑप्शन ए कट जाता है। नेपाल भी इसका पार्ट नहीं है। अगर नेपाल इसका पार्ट नहीं है तो हमारा ऑप्शन बी भी कट जाता है। अब बांग्लादेश भी इसका पार्ट नहीं है। अगर इस हिसाब से इसे देखें तो ये ऑप्शन भी कट जाता है और बचा ऑप्शन डी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, ये इस चारों इसके पार्ट हैं। जब भी आप किसी ग्रुपिंग की बात करें और उस ग्रुप को देखें कि उस ग्रुप से रिलेटेड देश को आपको कैसे याद करना है, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि भारत उसका पार्ट है कि नहीं है, चाइना उसका पार्ट है कि नहीं है, यूएसए उसका पार्ट है कि नहीं है, यूके उसका पार्ट है कि नहीं है, पाकिस्तान उसका पार्ट है कि नहीं है। मेजरली आप इन कंट्रीज़ को देख के उस ग्रुपिंग से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब कहाँ प्रतिपादित किए गए। इस क्वेश्चन का भी हम आंसर रिलेटिव नॉलेज के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर्य समाज का हेडक्वार्टर, आर्य समाज जब इस्टेब्लिश हुआ था वो 1875 में हुआ था, और जब उसका हेडक्वार्टर था वो 1877 में शिफ्ट हो गया था कहाँ पे, लाहौर में। तो जब 1870 में लाहौर में शिफ्ट हो गया था तो वो मुंबई में तो होगा नहीं। उसके 10 सिद्धांत, अब कोई भी चीज़ें हो उसके जब बड़ी चीज़ें होती हैं तो मुख्यतः उसके हेडक्वार्टर में ही होती हैं। तो हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये 77 की बात कर रहा है, 1877 की, और 1877 में हेडक्वार्टर था लाहौर में। कलकत्ता 1872, 1875 में तो आर्य समाज की स्थापना ही नहीं हुई थी। 1870 में भी आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई थी। 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापनाएं। ये दो ऑप्शन तो हमें देख के वैसे ही हट गए हमारी नॉलेज के थ्रू। बचा ये और ये, लाहौर 1870 और मुंबई 1870। मुंबई जो हेडक्वार्टर है वो 1870 से शिफ्ट होकर लाहौर में चला गया, इसलिए आप रिलेटिव नॉलेज का यूज़ करके ऑप्शन बी तक पहुंच सकते थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा इकोनॉमी का बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा सामान्य स्थिति बेरोजगारी है इसका यूज किया जाता है, साप्ताहिक बेरोजगारी इस अवधारणा का भी यूज किया जाता है, दैनिक का भी किया जाता है, और नहीं किया जाता है तो इसका नहीं किया जाता, वार्षिक वाले का। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। यहाँ पे हम देखते हैं जो राष्ट्रीय युवा दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये काफ़ी सुने हुए से भी लग रहे हैं और काफ़ी इजी भी हैं, जो जनरली हर तैयारी करने वाले बच्चे को पता ही होते हैं। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हमारा 12 जनवरी को है, और हमारा बी वाला जो है ऑप्शन बी और 2 में है इधर। तो हम देखते हैं कि बी में 2 कहाँ है, बी में 2 इधर है, तो हमारा यही राइट आंसर है। हम थोड़ा सा इसको वेरीफाई करने के लिए इसके साथ भी मिला लेते हैं। 3 में सी में 3 यहाँ है और यहाँ है, इसलिए हमारा ये आंसर ही सही है। और जैसे ही हमने ये इसको मिलाया तो बाकी किसी में ये दोनों बैठ नहीं रहे थे, तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और हमारा राइट आंसर सी रहा। कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए अनुमति देता है। ये तो कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आपका ए, पर्याप्त स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन है और जनरली हम ऐसे क्वेश्चन पे इतनी ट्रिक्स का और टेक्निक्स का यूज़ होता नहीं है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन पता होने ही चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन हैं जीएस के। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख का जब भी नाम आता है तो हम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति ऐसा बोल के सुनते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें कहा गया है कि एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसमें कहा गया है केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, और दूसरे में कहा गया केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो सुनने में भी सही लग रहा है और जनरली हम इसे पढ़ते ही हैं, और ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है, क्योंकि जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा उसको बर्खास्त करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही होगी।
तो ये तो वही वाली बात है, अगर पानी का निर्माण H2O से हो रहा है तो पानी को तोड़ने के बाद भी H2O पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हो रहा है, तो पानी को तोड़ने के बाद भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही अलग होगा। तो ऐसे ही जब जिसको अपॉइंट राष्ट्रपति कर रहा है तो उसको बर्खास्त भी राष्ट्रपति ही करेगा, इसलिए स्टेटमेंट ए गलत है और आर सही है। यहाँ पे हमारा डी में है ए गलत और आर सही है। इस प्रकार हम यहाँ पहुँच सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पे कहा गया है स्टेटमेंट 1 में सागर के निवर्तन और पीछे हटने से स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। कोई भी कहीं भी अगर सागर या समुद्र या नदी पीछे हटेगी तो वहाँ पे सूखकर मैदान बनेगा या कोई स्थलखंड का निर्माण होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार जहाँ हमारा एक सही है और जिस स्टेटमेंट में एक नहीं, जिस ऑप्शन में एक नहीं है उसे काट दो, ये नहीं है। और यहाँ पे भी कहा गया है कि एक और दो दोनों गलत हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। या हमारा एक सही हो सकता है या एक और दो दोनों सही हो सकते हैं। अब दूसरे में कहा गया है भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित हुआ है, और ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होता है आंसर। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो और उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा हो तो आप समझ पाएंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो गुजरात और राजस्थान के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो उसकी समाप्ति का कारण ही यही था कि वहाँ पे नदियाँ सूख गई थी। एक रीज़न दिया जाता है कि नदियाँ सूख गई थी और वहाँ के लोग माइग्रेट करके अन्य जगहों की तरफ, गंगा के मैदानों की तरफ चले गए थे। तो हम वहाँ से भी इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा कनेक्ट करके इस आंसर तक पहुँच सकते थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पे सूची ए के साथ सूची 2 को मिलाना है, और इसमें अनुसूचियाँ दी गई हैं भारतीय संविधान की, और नीचे दिया गया है कि उनको इधर सूची 2 में दिया गया है वो किससे संबंधित है, और नीचे उसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी अनुसूची 1 किससे संबंधित है, संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार। तो हम देखते हैं कि ए में 2 कहाँ पे है, ए में 2 यहाँ है और ए में 2 ऑप्शन डी में है। हमारे ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, हमारे पास बचता है ए और डी। ठीक है, हमारे पास बचता है ए और डी। अब हमारा जो हमारे पास है द्वितीय अनुसूची, इसका संबंध है राज्यसभा के उपसभापति से। अगर ये नहीं भी पता है तो हमारे पास है जो चतुर्थ अनुसूची है, उसका संबंध है उच्च सदन में सीटों के आवंटन से। अब देखते हैं कि सी में 4 कहाँ है, सी में 1 कहाँ पे है, सी में 1 यहाँ पे है ऑप्शन डी में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सी जो मैच हो रहा है 1 के साथ मैच हो रहा है इधर, तो सी में 1 यहाँ पे है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। और सी में 1 कहीं भी नहीं है, इसलिए ये तीनों ऐसे ही गलत हो जाता है। अगर आपको एक चौथी अनुसूची का भी पता होता तो इससे भी आप इस आंसर तक पहुँच सकते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ऊपर से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, हम बीच से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे से। आपको जो सबसे ईजी ऑप्शन लगता है और सबसे पहले पता होता है, आप उस पे जाकर क्वेश्चन को हैंडल करने की या टैकल करने की कोशिश कीजिए, तो आप जल्दी से आंसर तक पहुंच पाएंगे और आपका टाइम भी इससे सेव होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लेंथी क्वेश्चंस में आपको सब कुछ पता हो, आपको एक भी चीज़ पता हो, आप उससे भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था, उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, अभी थोड़ी देर पहले हमने हर्षवर्धन का जो नवरत्न वाला कंसेप्ट था, और अशोक का हो गया प्रशासन, अकबर का हो गया। तो ये प्रशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको हिस्ट्री में प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने ही चाहिए और उनको याद करके जाना ही चाहिए। उससे संबंधित क्वेश्चन तो यूकेपीएससी और यूके में बनते ही बनते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, वैसे तो उत्तराखंड से संबंधित है, पर वो जीएस वाले सेक्शन में पूछा गया, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी टाइप है क्वेश्चन। इसको आप बेसिक नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तराखंड या भारत के कंटेक्स्ट में भी हिमालय को चार पार्ट में बांटा गया। शिवालिक हो गया, मध्य हिमालय या हो गया, ये हो गया उच्च हिमालय हो गया, और ये हो गया ट्रांस हिमालय। तो जो सागौन हमारा पाया जाता है वृक्ष, वो पाया जाता है
मैदानी क्षेत्र में और हमारे शिवालिक क्षेत्र में। तो उसने हमसे पूछा है नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, तो सागौन जो है हमारा वो सबसे पहले आना चाहिए, और वो आता है ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो जाता है एलिमिनेट। अब बचते हैं बी और डी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया है बांज और देवदार और चीड़। चीड़ जो है वो मध्य हिमालय में पाया जाता है, लेकिन बांज और देवदार जो है उससे ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि चीड़ सबसे लास्ट में दिया है। इसका मतलब यह है कि चीड़ सबसे हाइट पे पाया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो हम देखते हैं ऑप्शन डी हमारा एक ही बचता है और जो वही सही है। सागौन, चीड़, बांज और देवदार इसी क्रम में ऊंचाई के आधार पर ये पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किए जा सकते हैं, इसके लिए कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भूगोल से या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट को लेके। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं होता है। जो हमारा IP एड्रेस है वो URL में उपलब्ध नहीं होता है, बाकी ये जो डोमेन नाम है ये उपलब्ध होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फाइल का नाम ये भी उपलब्ध होता है, ये भी गलत हो जाता है। प्रोटोकॉल ये भी उपलब्ध होता है, ये भी गलत हो जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड इस पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको कंप्यूटर पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं इस पेपर में। तो आगे भी कम से कम 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसलिए कंप्यूटर वाले पोर्शन पे भी आप ध्यान दीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा गया है कि किस शासक द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन में आयोजित कराया जाता था। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। अगर आपको थोड़ा सा आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने सुना ही होगा कि धर्म सम्मेलन में हर्षवर्धन सब कुछ दान कर देता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो उसने अपने कपड़े तक दान कर दिए थे और अपनी बहन के कपड़े मांगकर वापस आया था प्रयाग से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं आपकी, हर्षवर्धन हो गया, अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, अकबर हो गया, ऐसे जो फेमस शासक रहे हैं भारत के हिस्ट्री में, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिवाजी हो गया। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। विजयनगर साम्राज्य हो गया। तो आपको ये टॉपिक ऐसे हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना है किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम में। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है जनांकी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या की कौन सी अवस्था में तेजी से बढ़ती है। ये थोड़ा सा भूगोल में या फिर जनसांख्यिकी में थोड़ा डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा डीप भी क्या है, ये क्लास 11 या 12 के NCERT से उठाया गया क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास 12 की जियोग्राफी पढ़ी है तो वहाँ से ये क्वेश्चन एड्रेस किया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि बोला है कि कौन सी अवस्था में आपकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो पहली अवस्था में तो आपकी जनसंख्या तेज़ी से नहीं बढ़ती है, क्योंकि पहली अवस्था ऐसी होती है जहाँ पे जन्म दर भी बहुत हाई होती है और मृत्यु दर भी हाई होती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी जनसंख्या जो होती है वो बैलेंस हो जाती है और तेज़ी से नहीं बढ़ती है, इसलिए आपका पहली अवस्था तो गलत हो जाता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, दूसरी अवस्था में ऐसा होता है कि आप मेडिकली इतना इम्प्रूव हो जाता है कोई देश, तो वहाँ की मृत्यु दर कम हो जाती है। यहाँ पे हो जाती है मृत्यु दर कम और जन्म दर वही हाई रहती है। ऐसे में क्या होता है, आपकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और आपका सही आंसर भी बी है इसमें। तीसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था में ऐसा होता है कि समाज तरक्की कर लेता है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का भी इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे में शिक्षा के बढ़ने के कारण लोग परिवार नियोजन और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस अवस्था में धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होने लग जाती हैं और जनसंख्या दर में उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती है। बढ़ती तो है पर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है जितनी दूसरी अवस्था में बढ़ती है। इसलिए बी और सी दोनों तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, 1857 के विद्रोह में सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया। तो इसका तो राइट आंसर यह है कि सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो सीधे अगर आपको पता है तो किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जाता। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि UKPSC या UKSSC के जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस में वहाँ पे क्या होता है कि जब 2 नाम किसी ऑप्शन में दिए जाते हैं तो वो ऑप्शन जनरली सही होता है।
पर मैं ये कह रहा हूँ आप इसको टफ अपने रिस्क पे ट्राई कीजिए। मैं 100% मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि ये ऑप्शन हमेशा सही होगा, 2 नाम वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा। पर मैंने जब नोटिस किया है तो जनरली ये चीज़ें सही होती हैं। मैंने अभी फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में भी देखा, वहाँ पे भी किसी चीज़ से संबंधित 2 लोगों के नाम दिए हुए थे और वही ऑप्शन सही था, बाकी सब में एक-एक नाम दिया हुआ था, वो सब गलत थे। क्योंकि एक नाम को गलत 2 नाम को गलत लिखना इतना डिफ़िकल्ट होता ही है, पर 2 नामों में से 2 नाम को गलत लिखना भी ईज़ी भी हो जाता है कभी-कभी। तो ऐसे में ये आप अपने खुद के रिस्क पे ट्राई कीजिए। पर मैंने जहाँ तक देखा है कि जहाँ पे 2 नाम होते हैं वो ऑप्शन सही होता है। हमारा जीएस का जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन में, जो भारत के जीएस से संबंधित, तो उसके बाद तो उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। तो वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, और जो हमारा पंजाब हिमालय है वो है सिंधु और सतलज नदी के मध्य। तो हमारा 1 मिलता है, ए मिलता है 1 के साथ। देखते हैं कि ए में 1 कहाँ है। ए में 1 नहीं है ऑप्शन ए में, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारा देखते हैं कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय जो है सतलज और काली नदी के मध्य है, तो हमारा बी मिलता है 4 के साथ। देखते हैं बी में 4 कहाँ पे है। बी में 4 है ऑप्शन डी में, हमारा राइट आंसर डी है। अब हमको ये 2 ऑप्शन चेक कर तक पहुँचने की ज़रूरत, आगे के 2 उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ये पढ़ लेना चाहिए कि ताकि आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत होने के चांसेस और कम हो जाएँ। आपका जो गलत का होने की चांसेस होते हैं, इससे रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप इसको मिला लेते हैं, तो वेरीफाई हो जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत पता है। नेपाल हिमालय जो है वो है आपकी काली और तीस्ता नदी के बीच में, और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है असम हिमालय है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होता है। अब हम जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है उसको कल या फिर बाद में जो हमारी वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ही इतना ही। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।